ग्लाइकोलिसिस का पे ऑफ एक अपने में बड़ा लार्जर मीनिंग है इसका, क्योंकि नेचर ने जो हमें एनर्जी का फॉर्म दिया है शुगर के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के दरमियान में, उसको हम लोग क्या करना है, उसको हम लोग को लौटाना है। दैट वी हैव टू गिव बैक टू द नेचर, ताकि साइक्लिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, होता रहे। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस का ये जो पे ऑफ प्रोसेस है जिसमें स्टेप 6 से स्टेप 10 तक होता है, इसको बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से हमको बनाना है 1,3-बिस पीजीए। इस रिएक्शन के क्या मीनिंग है, किस तरह से यह रिएक्शन कंडक्ट होता है, और क्यों इसमें एक फॉस्फेट का खर्चा जो है वो किया जाता है, तो ये तो हमें समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो, होता है क्या कि ये है हमारा 3 पीजीएल। अच्छे से डायग्राम को समझिएगा। 3 पीजीएल, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पर OH है, और थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट है। यही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं 3 PgAl, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्योंकि ये सभी ऐसे रिएक्शंस हैं जो आप सबको याद है, आपने इन सारे रिएक्शंस को पढ़ा है पहले भी प्रीवियस क्लासेस में। तो एक है कि बेसिकली आप इन रिएक्शंस को जानते हैं। मेरा काम बस इतना ही है कि इस रिएक्शन के पीछे के क्या लॉजिक है, क्यों ये रिएक्शन हो रहा है, व्हाई दिस रिएक्शन हैज बीन सेलेक्टेड नेचुरली, क्यों इनका नेचुरल सिलेक्शन है। हम उन चीजों पर ज्यादा बात करेंगे। अब इससे हमें एक क्या बनाना है, एक एसिड बनाना है। अगर हमको एसिड बनाना है तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, तो ये 3 और हम नंबरिंग कर देते हैं 3, 2 और ये 1। तो ये जो 3 है और 2 है वो एज यूजुअल रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ H, यहाँ OH, ठीक है, और यहाँ H2 और यहाँ पर फॉस्फेट। ये एज यूजुअल है, वैसा ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट कार्बन के पोजीशन में डबल बॉन्ड O तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, एसिड, मतलब OH होना चाहिए। अब जैसे ही OH होगा तो क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है यह क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यही होना चाहिए। तो एल्डिहाइड से एसिड, ये काम होना चाहिए। अब इस काम में अगर हम थोड़ी सी बारीकी से ध्यान दें तो हमको कुछ मुद्दा समझ में आता है। और जो सबसे पहला मुद्दा होता है वो हम लोग को ये समझ में आता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, जबकि उसके जगह पर यहाँ पर क्या है, OH है। हाइड्रोजन एक नॉन पोलर, हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन पोलर एलिमेंट है, जबकि OH जो है वह एक पोलर एलिमेंट है। तो कैसे हाइड्रोजन की जगह OH आएगा। तो नॉर्मली नेचर में OH कौन देता है, नॉर्मली नेचर में OH देता है वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो हाइड्रोक्साइल आयन करके दे सकता है। लेकिन चूंकि ये जो एंजाइम्स है यहाँ पर वो हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स नहीं है, इसलिए या हाइड्रेटेज नहीं है, इस तरह के एंजाइम यहाँ नहीं है। यहाँ तो डिहाइड्रोजनेज होना है, इसलिए यहाँ पर कुछ अलग एंजाइम की आवश्यकता है, और उस एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज। और इस दरमियान में क्या होता है, इस दरमियान होता है कि हमें ऑक्सीजन के कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स की ओर जाना पड़ेगा। तो आप याद रखें, और ऑक्सीजन का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉस्फेट भी है, क्योंकि फॉस्फेट के पास 4 ऑक्सीजन है। यदि हम इसको फॉस्फोरिक एसिड बोले तो ये कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड है, ओके, जब तब मीडियम एसिडिक हो। अगर नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर इसको न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं, न्यूट्रल पीएच पर रखते हैं, तो फिर इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है सब पर, ये माइनस चार्ज हो गया सब पर।
तो यह भी जो है एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है उस ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये फॉस्फेट इस सिस्टम में यूज हो जाता है। अब जैसे ही सिस्टम में यूज होगा, वैसे ही देखिए अब यहाँ तो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया, हट गया, और यहाँ पर एक फॉस्फेट जुड़ गया। ये जो फॉस्फेट जुड़ेगा, यह कैसे जुड़ेगा? ऑक्सीजन फॉस्फेट, देख रहे हैं ना? अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप इसको गौर से देखिए क्या हो रहा है। क्योंकि क्यों इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वहां पर ऑक्सीजन का सोर्स के लिए चाहिए। देखिए ये हो गया फॉस्फेट। अब जैसे ही ये फॉस्फेट जुड़ गया यहाँ पर, इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा, चूंकि पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट हो गया, तीसरे कार्बन पर भी फॉस्फेट हो गया, नाम पड़ गया 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नहीं ग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट का नाम पड़ गया। और इसमें जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम पड़ा PGAL डी हाइड्रोजिनेज, ये नाम पड़ गया। अब आप गौर करें, और जिन बातों को मैं बोल रहा हूं उस पर एकदम ध्यान देकर, तो आप क्या देखेंगे? सपोज करो कि अगर ये ऑक्सीजन जुड़ा है वहां ऊपर में, तो इसको हम लोग पूरा करते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या है? एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन जो है इस प्रोसेस में बाहर निकलेंगे, एक यहाँ पर CHO वाला और इस एक OH वाला हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजन को कौन पिकअप करता है? इन दोनों हाइड्रोजन को पिकअप करने के लिए NAD है। और वह NAD क्या करेगा? वह NAD जो है वह इसको पिकअप करेगा और बन जाएगा NADH प्लस प्रोटॉन। NADH प्लस प्रोटॉन। इस प्रकार से यह पूरा जो प्रोसेस है वह कंडक्ट होता है। इस प्रोसेस में आप देखें कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो फॉस्फेट है यहाँ पर जुड़ गया 1,3-बिस फॉस्फेट। अब एंजाइम के बारे में थोड़ी बात कर लें हम लोग, कैसा है ये एंजाइम? तो ये 3PGL जो है वह टेट्रामेरिक एंजाइम है। 3PGL डिहाइड्रोजनेज इज अ टेट्रामेरिक, मतलब 4 सब यूनिट्स होते हैं इसमें। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इसके पास हर एक चेन में 4 चेन है। टेट्रामेरिक मतलब हो गया 4 चेन इसके पास होगा। उन सब में थायोल ग्रुप होता है जो कि सिस्टाइन अमाइनो एसिड से इसका कंसर्न है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट एक एसाइल फॉस्फेट है। एसाइल फॉस्फेट समझते हैं ना? एसिड से एसिड ग्रुप को एसाइल कहा जा रहा है यहाँ पर। और चूंकि इसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यह एसिड फॉस्फेट को दूसरे वर्ड में एसाइल फॉस्फेट भी कहते हैं। हमेशा इसको याद रखिएगा, एसिड फॉस्फेट को नॉर्मल वर्ड में एसाइल फॉस्फेट भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या है? एनहाइड्रिक फॉस्फेट है इसके पास, दो है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी नेचर इसके में है। तो इसलिए यह एक अच्छा एसाइल फॉस्फेट है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। अब इस एंजाइम का इनहिबिटर, मैं हमेशा बोलता हूं कि इनहिबिटर पर हमेशा ध्यान दें, आइडोएसिटेट। अगर आइडोएसिटेट का स्ट्रक्चर हम देखने की चेष्टा करें, कैसा होता है आइडोएसिटेट, तो आइडोएसिटेट कैसा दिखता है? मैं पहले इसको मिटा दूं जल्दी जल्दी, ठीक है ना? अगर आइडोएसिटेट को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, CH3 CH2 और यहाँ आयोडीन, यही होता है आइडोएसिटेट। और यह आइडोएसिटेट क्या करता है? यह जो एंजाइम है जिसका नाम है PGL डिहाइड्रोजनेज, उस एंजाइम को यह क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, ताकि वो एंजाइम क्या करे? आगे काम नहीं कर सके। यह एक इनहिबिटरी प्रॉपर्टी होता है आइडोएसिटेट का। अब इस एंजाइम के काम करने के तरीके को जरा आप लोग गौर करिए, कैसे काम करता है। अगर इससे काम करने के तरीके को गौर करना होगा तो हमें एक डायग्राम की मदद से इसका चाहिए। ये बुक्स में भी ये डायग्राम क्या है? अवेलेबल है। और मैं हर एक विद्यार्थी को कहता हूं कि इन डायग्राम्स का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि इन डायग्राम का अभ्यास करने से आपकी समझ जो है वो बहुत पैनी होती है। अब देखिए यहां पर एक दिखाया गया कि देखिए एंजाइम ही है, एंजाइम का बॉडी दिखाया जा रहा है ना? ये जो है ये एंजाइम का बॉडी है जिसको ऐसे बना दिया गया है। मैं भी एक बार आपके साथ बना लेता हूं, ठीक है? हर एक विद्यार्थी को इन सब डायग्राम का बनाना चाहिए।
डायग्राम में कभी आलस नहीं करना, ठीक है। और इसमें एक स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या है, सिस्टाइन है, देखिए यहाँ पर, और इसका सल्फ हाइड्राइल ग्रुप है। तो एसएच से अगर प्रोटॉन निकल जाए तो सल्फर पर माइनस आयन रहेगा। अब जब देखिए यह जो है यह क्या है, 3PgEl है, यह यहाँ शिफ्ट होता है, आता है जब इस एक्टिव साइट में, तो ये सल्फर का जो ये इलेक्ट्रॉन है यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा, यहां पर जो ये ऑक्सीजन है इस पर एक चार्ज शिफ्ट किया, और ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन NAD को मिल गया, जो इस एंजाइम ऑलरेडी है। देखिए अब एंजाइम क्या हो गया, NADH हो गया। और यह जो है कार्बन यह जुड़ गया किससे, इस सल्फर से, थायोएस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, थायो ईथर बॉन्ड इसे कहते हैं, यहां जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या हो रहा है कि अब बाहर से एक NAD यहां आएगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, ये दोनों अब यहां पर इंटर करेंगे रिएक्शन के बीच में, और क्योंकि उनको अब आगे फर्दर इस रिएक्शन को कंडक्ट करना है, तो रिजल्ट क्या होगा, ये फॉस्फेट जो है अब वो फर्दर अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये जो O- है न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते ही ये क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, देखिए ऐसे जुड़ गया, और ये प्रोडक्ट बनकर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ जो NADH है वह NADH भी क्या हो चुका है, वो NADH भी बाहर यहाँ आ जाता है, और उसके जगह पर कौन आ जाता है, उसके जगह पर एक दूसरा NAD जो है वह आ जाता है। इस तरह से सिस्टम में यह NAD का रिसाइकलिंग होते रहता है, ठीक है, याद रखिएगा यह NAD का रिसाइकलिंग यहाँ होता है, जो वहां अंदर का NADH था वो बाहर आ गया, और एक दूसरा NAD जो है वह उस जगह को फिलअप कर दिया, और जैसे ये सब बाहर निकल जाएगा एंजाइम अपने ओरिजिनल स्टेट में वहां पर मौजूद रहेगा। यह इस प्रकार से काम करने का इसका तरीका है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, या अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यह जो है 2 स्टेप में होता है, इन दोनों स्टेप के बारे में दिखाया गया है। जो पहला स्टेप है उसमें 3PgL है, जिसे हम लोग 3 गैप भी बोल रहे हैं, इसके साथ NAD जुड़ा, और ये HOH का इसका कोलैबोरेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन हुआ और PGA बना, 3PGA, NADH बाहर आ गया, प्रोटॉन बाहर गया, और सेकेंड में क्या होता है कि फॉस्फेट यहाँ इंटरवीन करता है, और एसाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन यहाँ पर कंडक्ट होता है। अब ये जो प्रोसेस है यह एंजाइम डिपेंडेंट है, यह 3PGA जो बनता है यह एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये जो 3PGA है ये एंजाइम बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए हम E जोड़ दे रहे हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपको इस प्रकार से मिलता है। यह स्टेप दोनों तरीके से डायग्राम द्वारा भी और इसके द्वारा भी यहाँ पर समझाया गया है। जो अब रिएक्शन स्टेबिलिटी की जहां तक बात होती है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली मच फेवरेबल देन द सेकेंड रिएक्शन, क्योंकि सेकेंड वाले रिएक्शंस में बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी रिएक्शन चाहता है कि उसको कम से कम एनर्जी में उसका काम हो जाए, क्योंकि सेल जो है वह एनर्जी के मामला में थोड़ा कंजूस है, वह चाहता है कम खर्चा और ज्यादा उत्पादन हो, इसलिए इसको 2 टुकड़े में बांटा गया। फर्स्ट जो है वो रिएक्शन वो ज्यादा स्टेबल है और उसमें कम एनर्जी खपत होती है, इसलिए दोनों रिएक्शंस को एक साथ जोड़कर जो एनर्जी का प्रॉब्लम था, ज्यादा एनर्जी का, उसको क्या किया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। अगर एक स्टेप में होता तो बहुत एनर्जी लगता, और इसीलिए इस प्रोसेस में एंजाइम के पास एक थायोस्टर बॉन्ड होता है, बता चुके हैं, और ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज हायर इन फ्री एनर्जी देन द फ्री एनर्जी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में इसका फ्री एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको एक ग्राफ से दिखाया गया, जरा अच्छे से इस ग्राफ को समझिए, मैं आपको ग्राफ को समझाता हूँ। इस ग्राफ में y एक्सिस पर है फ्री एनर्जी और x एक्सिस पर है रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कितना प्रोग्रेस करता है। अब आप देखें एंजाइम रिएक्टेंट सबस्ट्रेट है यहाँ पर, और उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद उसका जो है फ्री एनर्जी घट गया, जैसे वो आगे बढ़ा रिएक्शन में उसका फ्री एनर्जी घट गया। आप देखिए कि ये ऑक्सीडेशन और ये जो लोअर इसका बैंड है,
तो कितना बड़ा अमाउंट इसके पास फ्री एनर्जी है। और यह क्या किया, फिर एसाइल फॉर्मेशन किया और फिर प्रोडक्ट दिया। ये स्टेप 1 का रिएक्शन है और ये स्टेप 2 का रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शंस अभी ऊपर में यहाँ पर दिखाए गए, ये स्टेप 1 और नीचे स्टेप 2 का रिएक्शन। तो इस प्रकार से जब पहला रिएक्शन होता है तो बहुत नीचे इसका फ्री एनर्जी आता है और फिर दूसरा एक्शन होता है और ये एंजाइम स्टेबल करता है। सेकेंड वाला जो है एग्जाम्पल, उसको अगर आप गौर करें इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में क्या है कि ये सबस्ट्रेट स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हुआ, पहला स्टेप। उसके बाद वो थायोएस्टर इंटरमीडिएट से जुड़ता है। इसका जो एनर्जी डिमांड है, जो एनर्जी लेवल कितना था जी, यहां से लेकर यहाँ, ये तो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ बहुत बड़ा ड्रिफ्ट है एनर्जी का, जबकि यहाँ है क्या है, उसकी तुलना में कम ही ड्रिफ्ट है एनर्जी का, कम ड्रिफ्ट में ही काम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हुआ, घटा। क्यों घटा, क्योंकि वहां पर थायोएस्टर इंटरमीडिएट बना और फिर सेकेंड स्टेप हुआ और प्रोडक्ट हुआ। तो जो पहले यहाँ आया हुआ था ग्रुप इसका नीचे, अब वो यहीं पर है। इतना अमाउंट में जो फ्री एनर्जी है उसकी क्या हुई, बचत हुई। और यह बचत क्यों हो रहा है, यह बचत हो रहा है क्योंकि वहां पर थायोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे थायोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ क्यों हुआ, इस डायग्राम देखिए यहाँ पर थायोएस्टर बॉन्ड का यहाँ क्यों फॉर्मेशन हुआ, व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ये थायोएस्टर बॉन्ड, हम लोग बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है थायोएस्टर, क्योंकि ये जो फ्री एनर्जी का डिमांड है उसको घटाता है। ये कितना घटाता है, तो आप दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का फ्री एनर्जी का ड्रिफ्ट है, जबकि यहाँ पर उसकी तुलना में कम है। तो कम में ही ये काम क्या होता है, हो जाता है। और सेल के बारे में मैंने बताया कि सेल हमेशा चाहता है कि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारा हो। अब यहां पर स्टेप 7, अब वापसी का समय आ गया। फॉस्फोराइल ट्रांसफर, फॉस्फोराइल ट्रांसफर में क्या है कि 1,3-bis पीजीए में दो फॉस्फेट है, एक कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर। इसमें से कार्बन नंबर 1 जो है वह रिलीज हो जाता है और उसको कौन पिकअप करता है, एडीपी, जिस पर दो फॉस्फेट होता है। वह एक और फॉस्फेट को पिकअप करके क्या हो गया, एटीपी हो गया। यह सिंपल फॉस्फोराइल ट्रांसफर है जिसको बोलते हैं पीजीए काइनेज, जिसका एंजाइम है। मैग्नीशियम, मैग्नीज या कैल्शियम, कोई भी एक अगर इसमें को फैक्टर होता है तो ये काम हो जाता है। वैसे मैंने कहा है कि जहां नेगेटिव चार्ज है वहां कोई ना कोई मेटल को फैक्टर रहता ही रहता है। अब यहां पर लिखता है कि द अबव रिएक्शन इज फर्स्ट जनरेशन एटीपी जनरेशन रिएक्शन एंड नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें जो एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक सबस्ट्रेट से लिया गया है और उस सबस्ट्रेट का क्या नाम है जहां से लिया गया है, उसका नाम है 1,3-bis पीजी। इससे फॉस्फेट लेकर एटीपी बना दिया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। स्टेप 8 में जब हम मूव करते हैं तो पोजिशनल आइसोमराइजेशन है। पोजिशनल आइसोमराइजेशन में क्या है, जो जगह है फॉस्फेट का थर्ड पोजीशन, उसको कहां भेज रहा है, सेकेंड पोजीशन पर। रिजल्ट क्या हो गया, फॉस्फेट आ गया सेकेंड पोजीशन पर, 3 PGA से 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 PGA हो गया। पोजीशन में चेंज म्यूटेज कहलाता है, तो पीजीए म्यूटेज मैग्नीशियम आयन चाहिए। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन दोस्तों पिक्चर में बहुत ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट दोनों अलग अलग है। मतलब ये फॉस्फेट यहां नहीं है, ये एक दूसरा फॉस्फेट है ना। मतलब ये फॉस्फेट यहां नहीं जाता, तो ये फॉस्फेट कहां जाता है, उसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। पीजीए म्यूटेज एंजाइम का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो म्यूटेज के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि यह एक डायमेरिक एंजाइम है जिसमें हिस्टिडीन रेसिड्यू के पास फॉस्फेट होता है। ठीक है, हिस्टिडीन रेसिड्यू के पास क्या होता है, फॉस्फेट होता है, और दो है तो एक में फॉस्फेट रहता है, एक में फॉस्फेट नहीं रहता है। इसको मैंने डायग्राम्स दिखाया है, देखिए बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये, आपको समझ में आएगा। दो यूनिट है,
एक ऊपर वाला यूनिट है यूनिट 1 और एक है यूनिट 2, इसलिए इसको डायमरी कहा गया। दोनों में स्पेसिफिक पोजीशन पर हिस्टिडीन है। और ऊपर वाले में देखिए क्या है, ऊपर वाले में यहाँ पर फॉस्फेट, ओके। नीचे वाले में फॉस्फेट नहीं है, नीचे में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यह जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस सेकंड वाले कार्बन पर अटैक करता है तो ये फॉस्फेट जो है ये यहां पर आके जुड़ता है। देखिए आ गया सेकंड वाले फॉस्फेट यहां जुड़ गया। और अब देखिए इंटरमीडिएट स्टेप कैसा बना है कि दूसरे कार्बन पोजीशन पर भी फॉस्फेट है और तीसरे कार्बन पोजीशन पर भी क्या है, फॉस्फेट है। और अब अगला स्टेप शुरू होता है कि थर्ड कार्बन का जो फॉस्फेट है वह इस हिस्टिडीन से, नीचे वाला हिस्टिडीन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे नीचे वाला हिस्टिडीन से वो जुड़ा तो क्या होगा, जो नीचे वाला हिस्टिडीन से जुड़ा तो वो फॉस्फेट, ठीक है, इसको हम पलट दिए, ऊपर कर दिए, घबराइएगा मत, ठीक है। इसने अपना अपना फॉस्फेट जो है वो इस हिस्टिडीन को दे दिया और हिस्टिडीन ने अपना फॉस्फेट क्या किया, सेकंड पोजीशन पर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो फॉस्फेट है, सेकंड पोजीशन पर जो फॉस्फेट है वो वही फॉस्फेट नहीं है जो इस फॉस्फोग्लिसराइड के पास था। वह अपना फॉस्फेट दे दिया हिस्टिडीन को और हिस्टिडीन से फॉस्फेट ले लिया, ठीक है। तो यह जो रिएक्शन है इसमें एंजाइम जो होता है वो हमेशा फॉस्फोराइलेटेड होता है, यह फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम कहलाता है। और यह जो है जनरल बेस कैटलिस्ट के रूप में जाना जाता है। स्टेप 9 जो है वो है डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना। इनोलेज इस एंजाइम का नाम होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन का हाइड्रोजन और थर्ड पोजीशन का OH, ये सभी बाहर निकल जाता है। वाटर के रूप में क्या हुआ, बाहर निकल गया। और सेकंड और थर्ड के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसका नाम पड़ा 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इनोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब OH ग्रुप, इन दोनों का इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है। और फाइनल जो स्टेप है, लास्ट वन है, वो है कि अब जो फॉस्फेट है उसको लौटा दो सिस्टम को। और यहाँ पर एंजाइम का नाम क्या होता है, पायरुवेट काइनेज। ये यूजुअली पोटेशियम आयन डिपेंडेंट होता है। यह अपना एक जो फॉस्फेट है जिसके सेकंड पोजीशन पर है उसको इसने क्या किया, उसको इसने इस ADP को, इस पर 2 फॉस्फेट था उसको दे दिया, 3 फॉस्फेट हो गया। और जो फाइनल एंड प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, एक ऑक्सो एसिड दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड, या इसको कीटो एसिड भी कहते हैं, अल्फा कीटो एसिड, और इसका नाम पड़ा पायरुवेट। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एक स्टूडेंट को इन सभी रिएक्शंस के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि जब वो समय बिताएगा तो ये रिएक्शंस धीरे धीरे पूरी तरह से दिमाग में सेट हो